जिन्वू की रैंक रीएवैल्यूएशन का दिन आ गया था। हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के सामने रिपोर्टर्स की भीड़ जमा हो गई थी क्योंकि जीन वू की रीएवैल्यूएशन एक मशहूर एक्टर ली मिनसंग के साथ मेल खा रही थी। थोड़ी देर बाद गिल्ड मास्टर्स बेक युनहो और चोई जोंगान एक साथ आए। रिपोर्टर्स ने तुरंत उन पर सवालों की बौछार कर दी, ये पूछते हुए कि क्या उनकी मौजूदगी ली मिनसंग को रिक्रूट करने के लिए है। युनहो ने स्पष्ट किया कि वह वहां ली मिनसंग से मिलने नहीं आए हैं, जबकि चोई ने बताया कि ली मिनसंग ने पहले ही रीपर गिल्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, वो किसी और मामले के लिए एसोसिएशन में आए हैं। युनहो ने चॉय से कहा कि मैंने सुना है हंटर गिल्ड के सदस्यों मारे जाते अगर जिन्वू वहां पर नहीं होता। चॉय ने जवाब दिया, मेरे गिल्ड का नुकसान व्हाइट टाइगर गिल्ड की नुकसान की तुलना में कुछ भी नहीं थी। फिर भी दोनों ने यह माना कि अगर जिन्वू उस समय वहां नहीं होता तो उनकी रिजर्व स्ट्राइक टीम के सदस्य निश्चित रूप से मर जाते। चोई जोंगान ने बोला कि वो जिन्वू को अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा क्योंकि उसे नैतिक जिम्मेदारी का एहसास था, और युनहो भी जिन्वू को अपने गिल्ड में लाना चाहता है क्योंकि उसकी गिल्ड ने ज्यादा नुकसान उठाया है, इसलिए जिन्वू को उसके गिल्ड में शामिल होना चाहिए। दोनों गिल्ड मास्टरों के बीच खींचतान के दौरान एक आवाज ने उनकी बातचीत को रोका, अरे तुम दोनों क्या हमारे ली मिनसंग के लिए लड़ रहे हो? ये लिम टेउ था, एक एस रैंक हंटर और रीपर गिल्ड का गिल्ड मास्टर। ये सुनकर युनहो और चोई का गुस्सा और बढ़ गया। मिनसंग मुस्कुराते हुए सोचा कि दोनों गिल्ड मास्टर उसकी वजह से लड़ रहे थे। तभी ली अपनी कार से बाहर निकला ताकि रिपोर्टर्स उसकी इंटरव्यू ले सके, और अब सारी कैमरे उसी पर थे। इस बीच जिन्वू हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग पहुंचा और वहां इकट्ठा हुए बड़े संख्या में रिपोर्टर्स को देखकर हैरान रह गया। उसने रिपोर्टर्स की भीड़ के बीच से बिल्डिंग में प्रवेश किया, लेकिन जब वह मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो अचानक मिनसंग के गार्ड्स ने उसे रोक दिया। गार्ड्स ने जिन्वू को अंदर जाने नहीं दिया और कहा कि उसे वहां से चले जाना चाहिए। मिनसंग मन में सोच रहा था कि यह आदमी कौन है, और फिर उसने सुरक्षा गार्ड्स उसे जल्दी से हटने को कहा। तभी अचानक किसी ने पूछा, आप किस अधिकार से जिन्वू को अंदर जाने से रोक रहे हैं? वो आदमी हमारा मेहमान है। ये कहने वाले मिस्टर गो है, कोरियन हंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष, जो व्यक्तिगत रूप से जिन्वू को अंदर ले जाने के लिए आए थे। मिस्टर गो ने मिनसंग को सलाह दी कि बिना अनुमति के प्रेस कॉन्फ्रेंस न करे, और फिर उन्होंने जिन्वू को बिल्डिंग के अंदर ले गए। रिपोर्टर्स सोच रहे हैं कि ये आदमी कौन है जिसे मिस्टर गो खुद अंदर ले जा रहे हैं। इस बीच मिनसंग गुस्से में था क्योंकि जिन्वू की वजह से उसका डेब्यू खराब हो रहा है। फिर मिनसंग ने रिपोर्टर्स को बताया कि वो अंदर जा रहा है आज का शेड्यूल एसोसिएशन के साथ डिस्कस करने, लेकिन एसोसिएशन की निगरानी टीम ने जल्दी से एंट्रेंस को सील कर दिया। जिनचुल ने कहा कि एक और हंटर अब भी एवोल्यूशन से गुजर रहा है और जब तक वो एवोल्यूशन खत्म नहीं होता कोई और बिल्डिंग में नहीं जा सकता। मिनसंग ने समझाने की कोशिश की, मैं ली मिनसंग हूँ, मेरे पिता योजन आर्किटेक्चर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एसोसिएशन को काफी पैसे डोनेट किए हैं और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। क्या तुम्हें पता है मुझे रोकने के क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्या ये सब तुम संभाल सकोगे? जिनचुल ने मजबूती से जवाब दिया, हाँ मैं संभाल सकता हूँ। चश्मा उतारते हुए जिनचुल बोला, मिस्टर ली, क्या आपने जो अभी किया इसके कंसिक्वेंसेस को संभाल पाएंगे? ये सुनकर मिनसंग और भी नाराज हो गया। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम ये कह रहे हो कि जो हंटर अभी आया है वो मुझसे बेहतर है? जिनचुल की डरावनी आभा महसूस करते हुए मिनसंग भीतर ही भीतर डर गया और चुप हो गया। एसोसिएशन की बिल्डिंग में मिस्टर गो जिन्वू को रीअसेसमेंट कक्ष में ले जाते हैं, जहां उन्हें चोई जोंगन और बेक युनहो उनका इंतजार करते हुए मिलते हैं। एक एग्जामिनर आता है और जिन्वू से पूछता है जिन्वू अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करे। वो एक साया योद्धा को बुलाता है, जिससे परीक्षक और मिस्टर गो हैरान रह जाते हैं। हालांकि मिस्टर गो को शक होता है और वो पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी पूरी क्षमता है? जिन्वू को एहसास होता है कि वो अब झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि उसकी पावर को कई लोगों ने देखा है। वो अपने सभी योद्धाओं को बुलाता है, कम आउट माई शैडो, और पूरा कमरा एक जोरदार ऊर्जा से भर जाता है। जब शैडो वॉरियर जिन्वू के साए से बाहर आते हैं, जिन्वू बोलता है कि वो 100 से ज्यादा जीवों को बुला सकता है, जिससे कमरे में सभी लोग दंग रह जाते हैं। जिन्वू के शैडो वॉरियर को देखकर लोग बहुत हैरान हैं। युनहो को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वही जिन्वू है जिससे वो पहले मिला था, क्योंकि अभी उसे जिस लेवल का जादुई ऊर्जा का एहसास हुआ है ये पहले की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर है। अब जिन्वू का एक नया दर्जा है, वो एक कोरियाई स्टाइल के रैंक हंटर बन गए हैं। साथ ही उनका रैंकिंग तुरंत कोरियाई हंटर एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट हो गया। इस बीच एसोसिएशन की बिल्डिंग के बाहर मिनसंग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखे हुए है, जहां वो रिपोर्टर्स के सामने जनता की सुरक्षा का बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि वो एक हंटर बनकर उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन असल में उनके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। मिनसंग ने हंटर का टाइटल सिर्फ नाम और दौलत हासिल करने के लिए की है। तभी रिपोर्टर्स को खबर मिलती है कि हंटर एसोसिएशन ने 10वें इस रैंक हंटर का नाम घोषित किया है। उन्हें समझ में आता है कि वो वही आदमी है जो पहले मिस्टर गो के साथ बिल्डिंग में गया था। रिपोर्टर्स तुरंत मिनसंग को छोड़कर बिल्डिंग के फ्रंट डोर की ओर दौड़ पड़ते हैं ताकि इस रैंक हंटर के बाहर निकलने का इंतजार कर सकें। मिनसंग की इतने मुश्किल से बनाई गई शुरुआत एक झटके में बिखर गई। एसोसिएशन बिल्डिंग के अंदर युनहो जिन्वू के पास जाता है और उससे थोड़ी देर बात करने के लिए कहता है, लेकिन जिन्वू माफी मांगते हुए कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे रिपोर्टर्स की भीड़ का सामना करना पड़ता है, जिनकी कैमरे लगातार चमक रहे होते हैं।
जिन वू का चेहरा तुरंत ही आकर्षण का केंद्र बन जाता है। उसकी पहचान 10वें रैंक के हंटर के रूप में पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। जिन वू की उपलब्धियों की खबर हर जगह फैल जाती है। जब जिनवू की बहन स्कूल में थी तो उसने खुशी खुशी जीना को बताया कि उसका भाई टीवी पर है। खरन टीम को भी इस खबर का पता चल गया। वो मजदूर जिसने पहले जिनवू को परेशान किया था, जब उसने जिनवू की नई पहचान की खबर देखी तो वो डर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने उसे कमजोर समझकर बड़ी गलती कर दी है और अब उसे अपनी हरकतों के नतीजों का डर लगने लगा। इधर हमें जिन्हों के डैड का सीन दिखाया जाता है। उसको भी ये न्यूज मिल चुकी होती है कि जिन वो एस रैंक का हंटर है। उसके पिता ने जिन्हों से पूछा कि उसने जिन वू को अपनी गिल्ड में शामिल करने के लिए क्या कोशिश की। जिन्होंने समझाया कि उसकी कोशिशें सफल नहीं रही क्योंकि जिन वो अपना खुद की गिल्ड बनाने चाहता है और उसे वाइस गिल्ड मास्टर की पद भी ऑफर की थी। लेकिन जिन्होंने अपने पिता को हैरान करते हुए उस गिल्ड को ठुकरा दिया जिसे वह लंबे समय से चाहता था और इसके बजाय जिन्होंने जिनवू की गिल्ड में शामिल होने का फैसला किया। फिर सीन हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के दरवाजे पर वापस आया जहां रिपोर्टर्स की भीड़ थी। माइक और कैमरे जिनवू पर टिके हुए थे जिससे उसकी राह रुक गई थी। जिन्होंने जिन्हों को इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद करने की पेशकश की, लेकिन जिन्हों अचानक गायब होकर झट से भीड़ के दूसरी तरफ पहुंच गया। जिन्हों ने कहा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। जिसने भी ये देखा सब दंग रह गए। जिनवू की स्पीड इतनी तेज थी कि वो उनकी नजर से ओझल हो गया। चोई ने मुस्कुराते हुए युन्हो से कहा, ऐसे मूवमेंट्स के साथ आप ठीक हैं मिस्टर बेक। युन्हो कुछ बोल नहीं पा रहा है। उसका दिमाग ये समझने में लगा है कि उसने क्या देखा। पिछली बार जब मैं उससे मिला था उसकी माना लेवल्स काफी कमाल के थे। मुझे पता है कि वो स्ट्रांग है, लेकिन उस समय वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक ऐसा हंटर है जो कि हमेशा लेवल अप कर सकता है और भी ज्यादा ताकतवर बनते रह सकता है? री इवेल्युएशन के बाद जिनवू डीमन कैसल में वापस जाने की तैयारी कर रहा है। वह अपने फियर ऑफ आवरिशियस ग्लास को बेचने और कैसल की जबरदस्त गर्मी सहन करने के लिए आर्टिफैक्ट्स खरीदने के लिए एक नीलामी हाउस में जाता है। सेल्स पर्सन जिनवू को एक प्राइवेट रूम में ले जाता है जो हाई क्वालिटी आर्टिफैक्ट से भरा हुआ है। जिनवू ऐसे कीमती सामान को सुरक्षित रखने की बात पूछता है। एकदम नाजुक लगने वाली इस कांच के पीछे सेल्स पर्सन उसे भरोसा दिलाता है कि ये कांच स्ट्रेंथ मैजिक से बना है जो ए रैंक के शिकारी के सबसे ताकतवर वार को भी सहन कर सकता है। चुनौती के तौर पर सेल्स पर्सन जिनवू को कांच तोड़ने के लिए आमंत्रित करता है और वादा करता है कि अगर वो सफल होता है तो उसे अंदर रखा हुआ आर्टिफैक्ट मिलेगा। जिनवू इस बात से काफी उत्साहित हो जाता है और अपनी जादुई ऊर्जा को मुट्ठी में इकट्ठा करता है, वार करने के लिए तैयार। उसकी मंशा को देखते हुए सेल्स पर्सन तुरंत बीच में आता है और बताता है कि ये बस एक मजाक था। अगर ऐसा होता तो कांच तोड़ने के लिए दूर दूर से हंटर यहाँ खींचे आएंगे। और थोड़ी देर बाद एक और सेल्स पर्सन आता है जिनवू को डैगर चुनने में मदद करने के लिए। जिनवू के जाने के बाद पहला सेल्स पर्सन हैरान रह जाता है जब उसे कांच में एक दरार दिखाई देती है। भले ही जिनवू ने उसे नहीं तोड़ा था, ये सोच उसे सिहरन दे देती है। फिर दृश्य बदलता है और हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ युन्हो जिनवू की रहस्यमय ताकत के बारे में गहरी सोच में है। उसे लगता है कि जिनवू एक ऐसे शिकारी हैं जिनकी संभावनाएं अनंत हैं। इतनी ताकत के साथ युन्हो मानता है कि जिनवू को अपना खुद का गिल्ड शुरू करना चाहिए और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि जिनवू को अपनी गिल्ड में शामिल करने की उसकी कोशिशें असफल होने वाली हैं। अगले दिन जिन खिड़की से झांक रही थी तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। लेकिन जब जिनवू ने दरवाजा खोला तो वहाँ जिन्हो था। उसने बताया कि उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया है और कुछ दिन जिनवू के पास रहने की गुजारिश की। जिनवू तो एकदम चुप हो गया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। जिन्हो के घर पर उसकी माँ ने जिन्हो के पिता से कहा कि उन्होंने जिन्हो के साथ बहुत सख्ती की, लेकिन उसके पिता ने कहा कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसने यूजीन गिल्ड को विरासत में लेने के बजाय जिनवू का पीछा करने का फैसला किया। लेकिन अचानक जिन्हो के पिता चक्कर खाकर बेहोश हो गए। जब रात होने लगी जिनवू को एहसास हुआ कि वो कितना प्रसिद्ध हो गया है और उसे अपने करीबियों की चिंता होने लगी। अपनी छोटी बहन के कमरे में जाते हुए उसने धीरे से कहा, बाहर आओ। एक पल में ऑर्क्स जनरल के तीनों साए उसके पास प्रकट हो गए। जिनवू हैरान था कि सिर्फ 3 साए क्यों थे। उनमें से एक ने इशारा किया और जिनवू मुस्कुराते हुए उस पल को याद किया। चौथा ऑर्क्स जनरल अब भी छत पर अटका हुआ है। उसने अपने एक साए को अपनी बहन की रक्षा करने का आदेश दिया और शैडो जनरल ने अपने अपने स्थान संभाल लिए। जिनवू अपने अपार्टमेंट की छत की ओर बढ़ा, यह ठानकर कि वह अपने पड़ोस की रक्षा करेगा। कई और साए के योद्धाओं को बुलाते हुए उसने उन्हें एक स्पष्ट मिशन दिया। अब से तुम लोग इस मोहल्ले के रक्षक हो, चुपचाप रहना और किसी को भी पता न चलने देना। साए साइलेंटली चारों ओर फैल गए और रात के अंधेरे में विलीन होते हुए इलाके की निगरानी करने लगे। जिनवू खुद से उम्मीद कर रहा था कि उसकी कोशिशें कुछ अच्छा करने में मदद करेंगी। अगले दिन जिनवू ने डीमन कैसल में लौटकर सिस्टम से क्वेस्ट को पूरा करने के लिए घर से निकलता है। उसने ध्यान से तैयारी की और अब उसके पास आग से बचने के लिए गियर है, जैसे ये रोब और अंगूठी जो पानी और हवा की शक्ति से मिलकर बना है। कि उसके दिमाग में सिस्टम से एक मैसेज आया, सामान्य क्वेस्ट, डेमन सोल्स इकट्ठा करें। पार्ट 2। डेमन के शासक बैरन डेमन कैसल की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है। बैरन को खत्म करो और उसकी आत्मा इकट्ठा करो। इस क्वेस्ट को पूरा करने पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी वाले रूइन स्टोन
30 का स्टेट बोनस और छिपे हुए पुरस्कार मिलेंगे। जिनवू को इस बार के इनाम वाकई में बहुत दिलचस्प लग रहे थे, खासकर क्योंकि उसे रूइन स्टोन्स मिलेंगे जो उसे एक खास जॉब स्किल देंगे। अब तक उसने 3 खास जॉब की स्किल्स हासिल की थी, शैडो एक्सट्रैक्शन, सेव शैडो और डोमेन ऑफ द मोनार्क। उसके पास पहले से ही इतनी खतरनाक स्किल्स हैं, तो 4th स्किल कितनी पावरफुल होगी, उसके बारे में सोचकर वह बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। जिनवू जादुई सर्किल की ओर बढ़ा ताकि सीधे 76वें फ्लोर पर जा सके। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे दानवों के एक समूह का सामना करना पड़ा जो उसे लड़ने के लिए तैयार है। उसने टस्क को बुलाया ताकि वह लड़ सके। उसे अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने के लिए फियर ऑफ एवरिसियस क्लास दिया। टस्क ने आग के ड्रैगन का जादू चलाया, जिससे एक विशाल आग का विस्फोट हुआ, जिसने हाई लेवल के दानवों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जिनवू यह देखकर हैरान होता है और कहता है, इस फ्लोर को क्लियर करना तो बहुत आसान हो गया। इसके बाद जिनवू सोचता है, जब तक मेरी शैडोज डिस्ट्रॉय नहीं होती, इसलिए उसने उन्हें 6 टीम्स में बांट दिया। टस्क ने कुछ ऑर्क्स का एक ग्रुप बनाया। इग्निस और आयरन नाइट एक स्क्वाड का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि टैंक ने बेयर मॉन्स्टर टुकड़ियों का कमान संभाला। 2 उच्च ऑर्क्स जनरलों ने बाकी ऑर्क्स की जिम्मेदारी ली और उन्हें सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला, तुम सब 6 टीमों में बंट जाओ और जो भी दुश्मन सामने आए उसे हराओ। दूसरा, अगर तुम्हें कोई एंट्री परमिट मिले तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करो। फिर सब अलग अलग हो गए और झटपट 6 टीमें चारों तरफ बिखर गई। कुछ ही देर में जिनवू को किल नोटिफिकेशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। वो देखता है कि उसे लगातार पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं। जिनवू यह देखकर हैरान होता है और कहता है, इस फ्लोर को क्लियर करना तो बहुत आसान हो गया। शैडो आर्मी को अलग अलग टीमों में बांटने का मेरा आइडिया बहुत अच्छा प्रूव हो रहा है। अब जिनवू को 20 और फ्लोर्स क्लियर करने हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी 18वीं मंजिल तक पहुंच जाएगा। फिर वो खुद से कहता है, मैं 2 दिन से इस 18वीं मंजिल में ही फंसा हूँ और अभी तक मुझे अगली मंजिल का एंट्री परमिट नहीं मिला। दूसरी तरफ, जहाँ जिनों के पिता 2 दिन सोने के बाद आखिरकार उठते हैं और डॉक्टर से अपनी हालत के बारे में पूछते हैं। अब डॉक्टर उन्हें एक मेडिकल कंडीशन के बारे में बताता है। क्या आपने पहले कभी इंटरनल चैम्बर सिंड्रोम के बारे में सुना है? ये सुनकर जिन्हों के फादर और भी हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि यह एक बहुत ही रेयर डिजीज है। इस डिजीज में मरीज किसी कोमा जैसी स्थिति होती है। ये डिजीज मरीज की लाइफ फोर्स को धीरे धीरे खत्म कर देती है। ऐसे लोग सिर्फ लाइफ सपोर्ट की वजह से ही जिंदा रह सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर उनसे पूछता है, सर क्या आपके परिवार में कोई हंटर है? अब जिनों के फादर पूछते हैं, इसका हंटर से क्या कनेक्शन है? डॉक्टर जवाब देता है, ये बीमारी माना की वजह से होती है। आमतौर पर ये उन लोगों को होती है जो बहुत ज्यादा टाइम हंटर के साथ रहते हैं, इसलिए आपको माना स्टोन्स और हंटर्स से दूर रहना चाहिए। इसी दौरान जापान के एक छोटे से द्वीप पर एक विशालकाय चींटी समुद्र को पार कर चुकी है और उसने द्वीप पर रास्ता बनाया। फिर चींटी शहर की तरफ उड़ने लगी। दूसरी तरफ अचानक जिनवू का माना तेजी से खत्म होने लगा। जैसा कि उसे शक था, इस मंजिल पर एक ताकतवर दानव छिपा हुआ है। जिनवू ने दुश्मन की गतिविधियों का विश्लेषण करना शुरू किया और उसे एहसास हुआ कि वे उसके कमजोर शैडो वॉरियर्स को निशाना बना रहा है। जिनवू ने देखा कि टैंक की टीम अगला निशाना बनने वाली है। उसने टैंक टीम का पीछा किया और दूर से छिपकर उन पर नजर रखी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक दानवों का समूह सामने आ गया और अब टैंक और उसकी टीम एक दानव नाइट्स के दस्ते का सामना कर रहे थे। तभी वह खुद सामने आकर उनका सामना करने आगे बढ़ता है और उन सबको आसानी से हरा देता है। और यह सभी होते हैं डीमन नाइट्स। जिसके बाद आगे जिनवू जिस पर हमला करने वाला होता है, वह उससे डरता हुआ दिखाई देता है, जहां जिनवू भी देख पाता है कि मैजिकल बीस्ट डीमन उससे खौफ खा रहा है। और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन जल्दी चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब से ही हमें पता चलता है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है या नहीं।